Good morning, everyone. I wish you all a very happy new year. We just had you goodbye to 2024 and stepped into 2025. I hope everybody is doing great and everybody is watching this video eagerly. So, on this New Year day, I would encourage you to embrace this year with heart full of hope, dedication, and optimism. May this new year bring many opportunities for learning, growth, and success to you. I hope you'll always not keep trying, but you'll always try to be your best. You'll always stay starving. You'll always stay hungry for knowledge. I pray. May you believe in yourself, in your potentials. Remember, your potential and belief in yourself will bring success to you, because your potential and your belief in yourself will help you in achieving your goals. So without making any further delay, let us start this lecture. Let us see what are the new one-word substitutions we have today in our PPT. So let us see the very first substitution कौन सी है? A pioneer of a reform movement. कोई भी पर्सन जो रिफॉर्म मूवमेंट को शुरू करता है, ऐसे बंदे को हम क्या कहते हैं? अपोस्टल कहते हैं, या हिंदी में उसे धर्म प्रचारक भी कहा जाता है, धर्म प्रसारक भी कहा जाता है. अ पर्सन हु प्रोपेगेट्स हिज रिलीजन इज इवन कॉल्ड अपोस्टल, धर्म प्रचारक या धर्म प्रसारक. नेक्स्ट है कॉजिंग शॉक और डिस्मे. नेक्स्ट क्या है? कॉजिंग शॉक और डिस्मे. सो कॉजिंग शॉक और डिस्मे का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है अपॉलिंग, डरावना, भयावह, यह इसका मतलब होता है. नेक्स्ट है बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल. कोई चीज जब एप्रोप्रिएट होती है, एप्लीकेबल होती है, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अपार्टेन कहा जाता है. संबंध रखना, लगाव रखना, सरोकार रखना, टू कीप कंसर्न, या इसे हम अपार्टेन को हम कंसर्न भी कह सकते हैं. इसे हम कंसर्न भी कह सकते हैं, रिलेट टू भी कह सकते हैं, बिलोंग टू भी कह सकते हैं. ऐसे अलग अलग शब्दों का मतलब प्रयोग हम अपार्टेन के लिए कर सकते हैं. बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, संबंध रखना, लगाव रखना, सरोकार रखना, अपार्टेन, इसका मतलब होता है. इतना याद रखना है. नाउ लेट अस मूव ऑन to the very first substitution, that is a pioneer of a reform movement. So इसे हम क्या कहते हैं? a pioneer of reform movement. तो इसे कहा जाता है जो शुरू करता है. देखो बंदा बैठा है कोई तो भी, and he is trying to propagate his thought of religion or his thought of himself, whatever it is, he's trying to propagate, he's trying to convince them. So this kind of person, fellow, is always called an apostle. क्या कहा जाता है उसे? apostle कहा जाता है. इतना याद रखना है सभी लोगों ने. So apostle मतलब कौन? ऐसा बंदा, ऐसा पर्सन जो अपने धर्म का प्रचार या प्रसार करता है, उसे apostle कहा जाता है. इतना याद रखना है. उसके बाद में causing shock or dismay, so bad or unpleasant that it shocks you. So causing shock or dismay, और इट इज सो बैड और अनप्लीजेंट दैट इट शॉक्स यू. कोई चीज जो आपको धक्का, मतलब जो कोई चीज जो धक्कादायक हो, कोई चीज जिसे आपको धक्का लग सकता है, ऐसे चीज को हम क्या कहते हैं? या कोई चीज जिसे आप बोलेंगे यार ये क्या हुआ, देखो इसे डर के क्या हो, मतलब देखो ये नन आपको दिख रही होंगी. क्या ये प्लीजेंट है? नहीं, ये डरावना है, भयावह है. तो ऐसी डरावनी चीजों को हम क्या कहते हैं? देखो इसको देख के इसको खुशी नहीं हुई है, डर गई है, देखो उसके चेहरे पे डर साफ दिखाई दे रहा है. तो ऐसी चीजों को हम अपालिंग कहते हैं. क्या कहते हैं? अपालिंग कहते हैं. तो ऐसे अपालिंग के लिए, इसके लिए कुछ हमारे पास सिनोनिम्स भी है. अपालिंग का मतलब ही ये होता है, अपालिंग का मतलब होता है हॉरिफिक, टेरिबल, या टेरिफिक भी कहा जा सकता है इसे. टेरिफिक, हॉरेंडस, हॉरेंडस भी कहा जा सकता है इसे. यस, डरावना, हॉरेंजियस, हॉरिफिक, टेरिबल, टेरिफिक,
इस तरह के शब्द प्रयोग इसके लिए किए जा सकते हैं। या इसे हीडियस भी कहा जा सकता है। क्या कहा जा सकता है? हीडियस भी कहा जा सकता है। हीडियस का मतलब भी होता है डरावना, भयावह, शॉकिंग जिसे हम कह सकते हैं, या एबोमिनेबल जिसे हम कह सकते हैं। तो यहां पे जितने भी वर्ड मैंने दिए हैं, लेट मी सी वेदर यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन और नॉट। एबोमिनेबल तो मैं थोड़े से इधर लिख देता हूं कुछ वर्ड। हीडियस शायद वहां पे नहीं है विजिबल। एबोमिनेबल तो ये भी नहीं है उधर। आई होप यू आर गेटिंग इट। तो ये हॉरेंडस तो है यहाँ पे, ये दो वर्ड विजिबल नहीं है, इसीलिए यहाँ पे मैंने लिखे हैं। तो हिडियस, एबोमिनेबल, हॉरेंडस, हॉरिफिक, टेरिबल, टेरिबल, टेरिफिक, इसका मतलब क्या होता है? डरावना, भयावह, जिसे देख के धक्का लगे, डर लगे, भय लगे, ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? अपालिंग कहते हैं। मैं कहूंगा कि मान लीजिए कि वाह, आप लोग होटल में गए और वहां की होटल की सर्विस अच्छी नहीं रही, आपको बहुत बेकार लगी। आप गए थे किसी होटल में उसका नाम सुन के कि यार ये बहुत बढ़िया होटल है, खाने के लिए गए और सर्विस बहुत बेकार रही। तो ऐसी बेकार चीज़ों को, बेकार सर्विस को आप क्या कहेंगे? ओ नो, आई हैव बीन टू दैट होटल बट guys telling you the service is appalling, the service is horrendous, the service is hideous, बहुत गंदी सर्विस है उनकी। तो अपालिंग मतलब भयावह, डरावना, बहुत गंदा, मतलब जिसे देख के या जिसे एक्सपीरियंस करके बहुत बुरा लगे, ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अपालिंग। मान लीजिए कि कहीं पे आपको जाना है और वहाँ पे बसेस ही नहीं है ज़्यादा, बसेस की फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, आती है तो बसेस ऐसी आती है कि बैठने का दिल नहीं करता, इतनी गंदी है। तो आप लोग क्या कहोगे? मैं जाना चाहता हूँ यार उधर, पर ना बस सर्विसेज ऐसी है कि अपालिंग है। कैसी है? बस सर्विसेज आर अपालिंग, दैट मीन्स नॉट गुड, बहुत बेकार है। सो बेकार सी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? अपालिंग कहते हैं, हॉरेंडस कहते हैं, हीडियस कहते हैं, टेरिफिक कहते हैं, हॉरिफिक कहते हैं, एबोमिनेबल कहते हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसके लिए सिनोनिम दिए मैंने? तो अपालिंग के लिए दिए हैं, इतना याद रखना है सभी को। इनको देखते वक्त अगर आप लिखते हो तो ये बहुत बढ़िया रहेगा। इसके लिए और एक वर्ड आता है घास्टली। क्या आता है? घास्टली। इसका भी मतलब होता है डरावना, भयावह। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो इसका सिनोनिम होगा एक्सेप्टेबल, जिसे हम कहेंगे हाँ यार ठीक है, एक्सेप्टेबल हो सकता है, जिसे हम गुड कह सकते हैं, इनोक्योस कह सकते हैं। ये एक बढ़िया शब्द है इनोक्योस। इनोक्योस ये जो शब्द है ये बहुत बढ़िया है। इनोक्योस मतलब जिसे हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, अच्छा, बेहतर जिसे हम कह सकते हैं, उसका मतलब होता है इनोक्योस। क्या होता है? इनोक्योस होता है। या डिजायरेबल भी कह सकते हैं हम। अब ये हो गई ये डिजायरेबल, ये इसका सिनोनिम हो गया डिजायरेबल। तो यहां पे याद रखना है डिजायरेबल, एक्सेप्टेबल एंड इनोक्योस ये सिनोनिम है। मतलब इसका जो मतलब होता है, आई एम सॉरी, ये जो है डिजायरेबल, एक्सेप्टेंस एंड इनोक्योस, ये एंटोनिम्स है, सिनोनिम्स नहीं है, क्योंकि इसके अपोजिट, रिमेंबर, अपोजिट इसका मीनिंग निकल के आता है। और जहां तक सवाल है हिडियस, एबोमिनेबल, हॉरेंडस, घास्टली, हॉरिफिक, टेरिबल और टेरिफिक, तो इनका मीनिंग जो है वो सिनोनिम है। तो इनको सिनोनिम में लिखे, पता भी होना चाहिए हमें। ऐसे कुछ वर्ड्स है, ये इस पे सवाल पूछे जा सकते हैं। हिडियस क्या है? ये भी आ सकता है, एबोमिनेबल। फिर उसके बाद में डिजायरेबल नहीं देंगे, वो हॉरेंडस को पूछेंगे। तो ये जो ऐसे वर्ड है जो कॉमनली हम यूज नहीं करते हैं हमारे कम्युनिकेशन में, therefore they are tend to ask questions based on such words. I hope you understood this appalling. All right, so the causing shock or dismay, shocking. अरे बाप रे, बस सर्विस बहुत गंदी, शॉकिंग था वो। चलिए, let us move on to the next one. The next one is be appropriate or applicable. Be appropriate or applicable. तो इसको हम क्या कहेंगे? हाँ, बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। किसी चीज को एप्लीकेबल होना मतलब कनेक्ट होना, बिलोंग टू इसका मतलब और एक हो सकता है, एक याद रखना है। बी एप्रोप्रिएट या इसे हम कह सकते रिलेट टू समथिंग, रिलेट टू
या बिलोंग टू भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? बिलोंग टू। कंसर्न टू, क्या क्या है ये? कंसर्न टू। ये ऐसे इसके मतलब होते हैं, बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। रिलेट टू, बिलोंग टू, कंसर्न टू, ये इस तरह के मीनिंग किसके निकल के आते हैं? एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल। ये आकृति से हमें समझता है कि ये इससे रिलेटेड है, ये इससे रिलेटेड है और ये इससे रिलेटेड है। सो इस तरह की चीज़ों, इस तरह के सब्स्टिट्यूशन के लिए एक एप्रोप्रिएट वर्ड है और दैट इज एपर्टन। क्या है? एपर्टन। एपर्टेन का मतलब क्या होता है? रिलेट टू, बिलोंग टू, कंसर्न। ये इस तरह के मीनिंग किसके निकल के आते हैं? एपर्टेन के निकल के आते हैं। ये देखिए एक दूसरे से इनका कंसर्न है या नहीं है, एक दूसरे से वो रिलेटेड है या नहीं है, तो दे आर रिलेटेड, दे आर कंसर्न। तो इस तरह के कंसर्न और रिलेटेड चीजों को, बिलोंग चीजों को हम क्या कहते हैं? एपर्टेन कहते हैं। क्या कहते हैं? एपर्टेन कहते हैं। इतना याद रखना है। बी एप्रोप्रिएट और एप्लीकेबल, ये इसका क्या निकल के आता है? मतलब निकल के आता है। इतना आप लोगों को याद रखना है। तो इसके बाद में मान लीजिए मैंने कहा दिस डिसीजन इज नॉट, एक मिनट, एक कोई एग्जाम्पल दे देता हूं मैं यहां पे। एग्जाम्पल ऐसा है, दिस डिसीजन इज नॉट this decision is not appertain to our department। मतलब क्या हुआ? दिस डिसीजन इज नॉट अपॉर्टेंट टू आवर डिपार्टमेंट। ठीक है, दिस डिसीजन इज नॉट अपॉर्टेंट मतलब रिलेटेड, रिलेटेड, बिलोंग टू। ठीक है, इससे कंसर्न टू, तो कंसर्न टू, बिलोंग टू, रिलेटेड टू अवर डिपार्टमेंट, या हमारे डिपार्टमेंट से इस निर्णय का कोई सरोकार नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। यह इसका मतलब होता है। इतना याद रखना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नाउ लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। जो नेक्स्ट वन है, यह अपॉर्टेन हो गया। अभी नेक्स्ट देखते हैं। अब नेक्स्ट 3 सब्स्टिट्यूशंस यहां पे हमारे सामने हैं और इन 3 सब्स्टिट्यूशंस में पहला सब्स्टिट्यूशन है टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट इज वन हैज डन रॉन्ग। उसे कहते हैं एपोलॉजी। किसी चीज के लिए जब हम रिग्रेट करते, पश्चाताप करते, समथिंग दैट हैज डन रॉन्ग, तो उसे हम एपोलॉजी कहते हैं, क्षमा मांगना कहते हैं, या इसे सॉरी भी कहते हैं। तो इसे क्या कहते हैं शब्दों में? सॉरी। सॉरी कहना, क्षमा मांगना। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीव्स ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी और कॉज, उसे क्या कहते हैं हम? एपोस्टेसी कहते हैं। स्वधर्म त्याग, खुद के धर्म को जो त्याग करता है, उस ऐसे स्थिति को एपोस्टेसी कहते हैं। इतना याद रखना है। तो एपोस्टेट कौन होता है? जो ऐसी कृति करता है, जो एपोस्टेसी करता है उसे एपोस्टेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अपोस्टेट। मतलब अ पर्सन हु रिनाउंसेस, मतलब त्याग देना, धुतकारना किसी चीज को। अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल। कोई धर्म या पॉलिटिकल, किसी धर्म या पार्टी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं, जो नियम होते हैं, उसको धुतकारना, उसको त्यागना, उसको छोड़ना। मतलब छोड़ने वाला बंदा जो होता है, उसको छोड़ने वाला बंदा जो होता है उसे क्या कहते हैं? एपोस्टेट। और अ पर्सन, और ऐसी जो स्थिति होती है जिसमें इन सारे नियमों को झोंक दिया जाता है, फेंक दिया जाता है, त्याग दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति को हम एपोस्टेसी कहते हैं और ऐसे करने वाले बंदे को एपोस्टेट कहते हैं। इतना ध्यान रखना है, याद रखना है। लेट अस मूव ऑन टू द वेरी फर्स्ट वन, टू एक्सप्रेस रिग्रेट फॉर समथिंग दैट वन हैज डन। तो यस, इसने कुछ किया है, देखो इसके ऊपर, तो इसे क्या कहेंगे? एपोलोजाइज। सो ही इज ट्राइंग टू एपोलोजाइज दैट गर्ल दैट आई हैव डन रॉन्ग, आई एम सो सॉरी, विल यू पार्डन मी।
क्षमा करोगी मुझे। सो एपोलोजाइज जो है उसका मतलब होता है क्षमा याचना करना, क्षमा मांगना। ये इसका क्या होता है, मतलब होता है, इतना याद रखना है। Alright, now let us move on to the next one. A person who renounces a religious or political belief or principle, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसके लिए एक जो वर्ड यहां पे दिया है, वो वर्ड क्या है? तो वो वर्ड यहां पे दिया है apostasy. बिलीफ और अ पर्सन एपोस्टेट, आई एम सॉरी, ये एपोस्टेट, ये था एपोलोजाइज, तो एपोस्टेट वाला पहले आया है। तो अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ और प्रिंसिपल, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे ये एपोस्टेट चाहिए था, यहां पे थोड़ा सा आगे पीछे हुआ है। अ पर्सन हु रिनाउंसेस अ रिलीजियस और पॉलिटिकल बिलीफ, उसे एपोस्टेट कहते हैं। तो ये थोड़ा सा लिखते वक्त गड़बड़ हुआ है। गड़बड़ क्या हुआ है उसे भी देख लेते हैं। तो ये एडजेक्टिव जो है वो नाउन की जगह आ गया है, ये वाला। द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ ऑफ योर पॉलिटिकल पार्टी और कॉज, उसे एपोस्टेसी कहते हैं। वहां पे सब्सटीट्यूशन थोड़ा सा गलत आया है, ये नाउन वाला सब्सटीट्यूशन वहां पे नहीं आया है, तो ये वाला आया है एपोस। तो वहां पे चाहिए था द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ, द स्टेट ऑफ हैविंग रिजेक्टेड योर रिलीजियस बिलीफ, ये वाला जो है वो यहां पे चाहिए था, उसे हम कहते हैं एपोस्टेसी। या रुक दो, यहाँ पे ये आकृति बहुत सही दिखाई है। नहीं, मुझे सुनना ही नहीं है, मुझे पसंद ही नहीं है, छोड़ दिया है मैंने वो। तो एपोस्टेसी, और जो ऐसा बंदा करेगा उसे कहेंगे हम, क्या कहेंगे उसे? तो उसे कहेंगे हम एपोस्टेट। क्या कहेंगे? एपोस्टेट। नेक्स्ट वाला जो है वो है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड और एंथुजियास्टिक। रिमेंबर, तो यहां पे दिया है द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक, किसी चीज में रुचि ना रहना। तो ऐसी रुचि ना रहने को हम कहते हैं अपैथी या उदासीनता। क्या कहते हैं? उदासीनता। तो उदासीनता का मतलब क्या होता है कि किसी चीज में आप रुचि नहीं रही है, भाई कुछ नहीं है, छोड़ दो, जाने दो, उसे कहते हैं अपैथी। दूसरा है लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम। अब किसी मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से आप जब बोल नहीं पाते हो तो ऐसी स्थिति को एफासिया कहते हैं। एफासिया कहते हैं मतलब मस्तिष्क क्षति के कारण समझने या अभिव्यक्त करने की क्षमता का न होना। कभी कभार कोई किसी चीज को हम समझ नहीं सकते और समझ नहीं सकते, इसे बोल नहीं सकते, ऐसी जो हमारी मेडिकल स्थिति होती है, ठीक है, तो उसको हम कहते हैं एफेसिया। ठीक है, किसी क्षति के कारण ये चीजें जब होती है तो उसे एफासिया कहा जाता है, इतना याद रखना है। उसके बाद में अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट, तो उसे अफायरी कहते हैं। तो इस तरह के मतलब मधुमक्खियों को पालने का जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। तो यहां पे जो हमें पहला वर्ड दिया है वो पहला सॉरी सब्स्टिट्यूशन जो दिया है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुजियास्टिक, ऐसी फीलिंग कि कुछ रुचि नहीं है भाई, कोई उत्साह नहीं बचा है, तो ऐसे फीलिंग को हम क्या कहते हैं? यस गाइज, पटापट 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 पटापट। तो ऐसे फीलिंग को हम क्या कहते हैं? याद, यस, क्या कहते हैं? अपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपैथी कहते हैं। इधर दिया होगा, देखिए इसे, इसको देखिए और बताइए कि ये क्या है। क्या आपको ये इंटरेस्टेड लग रहा है? यस। क्या ये आपको जीरियस लग रहा है? क्या आपको ये चीयरफुल लग रहा है? नहीं यार, ये भी ऐसे सोच रहा है, ये भी सोच रहा है, यार छोड़ो, समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या नहीं, कुछ नहीं। तो इस तरह की उदासीनता जो होती है बंदे में, या जो लैक ऑफ एंथुसियाज्म होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे अपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपैथी कहते हैं, इतना याद रखना है। और इस बंदे को हम अपैथेटिक कहेंगे, इतना याद रखना है। ठीक है, द फीलिंग ऑफ नॉट बीइंग इंटरेस्टेड इन और एंथुसियास्टिक को हमने क्या कहा है?
तो हमने कहा है लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न। मैंने अभी बताया था आपको। तो इसके लिए सिनोनिम्स क्या आएंगे? अपैथी का मतलब होता है नहीं, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ इंटरेस्ट या लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ पैशन भी कहा जा सकता है, लैक ऑफ पैशन। तो ये हो गए इसके सिनोनिम। क्या हो गए? ये इसके सिनोनिम हो गए कि जिसमें लैक ऑफ इंटरेस्ट, लैक ऑफ एंथुसियाज्म, लैक ऑफ पैशन मतलब अपैथी। तो इसके एंटोनिम्स क्या आएंगे? तो इसमें आएंगे इंटरेस्ट, एंथुसियाज्म या फिर पैशन। किसी चीज के प्रति लगाव होना, रुचि होना या उत्साह होना, उसे हम क्या कहते हैं? इंथुसियाज्म, इंटरेस्ट या पैशन, जो बिल्कुल इसके विरुद्ध है और ये जो है ये बिल्कुल इसके जैसे है। इसलिए ये वाले है सिनोनिम्स और ये वाले है एंटोनिम्स। सभी लोग जब आप देखते हो, पढ़ते हो तो इसे लिखने की कोशिश कीजिए। अब उसके बाद में जो है अपार्थाइड का मतलब मैंने बताया है, नहीं बताया अभी तक, अपाथी चला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। पहले तो लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसे हम क्या कहते हैं? मेडिकल प्रॉब्लम की वजह से जो हमारी स्पीच मैकेनिज्म खराब हो जाती है, काम नहीं करती, तो उसे क्या कहते हैं? लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल प्रॉब्लम, तो उसे अफासिया कहा जाता है। मान लीजिए किसी ने यहां पे हेलो कहा, मान लीजिए किसी बंदे ने यहां पे इसे हेलो कहा, ये कहा इसने इसे हेलो, पर ये सोच में पड़ गया भाई ये हेलो है क्या, और मुझे क्या बोल रहा है इसे समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बोल ही नहीं पाएगा। तो ऐसे लॉस ऑफ स्पीच को हम क्या कहते हैं? ये मेडिकल परिस्थिति होती है या ये क्षति के कारण होता है, कोई फिजिकल क्षति जो होती है उसके कारण। तो ऐसे सिचुएशन को हम क्या कहते हैं? अफासिया कहते हैं। क्या कहते हैं? अफासिया। तो अफासिया मतलब लॉस ऑफ स्पीच ड्यू टू मेडिकल problems. I hope everybody understood it. Nobody has any problem. So now let us move on to the next one. The next one is a place where bees are kept. तो जहां पे बीज को रखा जाता है उसे क्या कहते हैं ये आपको बताना है। तो इसे क्या कहते हैं? यस, एपियर। क्या कहा जाता है? एपियर। क्या कहा जाता है? एपियरी। क्या कहा जाता है? एपियरी और एपियरी, वॉट एवर यू कॉल इट। एपियरी किंवा एपियर किंवा एपियरी, वॉट एवर यू कॉल इट। एपियरी का मतलब क्या होता है? एपियरी का मतलब होता है अ प्लेस वेयर बीज आर केप्ट। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अभी थोड़ा सा। नाउ अगेन वी गॉट दिस थ्री सब्स्टिट्यूशंस ओवर हियर and just next to them there are three words, and next to these one words we have their meaning also. So the very first substitution here on this screen is a policy that segregates people on the basis of race, policy of racial discrimination. उसे क्या कहा जाता है? पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को हम अपार्थाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? अपार्थाइड कहते हैं। तो अपार्थाइड मतलब नस्लीय भेदभाव, मतलब डिस्क्रिमिनेशन। क्या कहेंगे हम इसे? रेसिज्म और डिस्क्रिमिनेशन कहेंगे। क्या कहेंगे? रेसिज्म। आगे बढ़ते हैं, आगे मैं देता हूं जब उसका एनिमेशन का स्क्रीन आएगा। नेक्स्ट वाला है अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, उसे अपार्टमेंट कहा जाता है। मतलब किसी इमारत में कमरों का समूह होना, फ्लैट होना। तो ऐसी इमारत जिसमें रूम्स या फ्लैट्स होते हैं उसको हम अपार्टमेंट कहते हैं। देन शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और कंसर्न,
उसे अपैथेटिक कहते हैं। क्या कहते हैं? अपैथेटिक कहते हैं। तो ये अपैथेटिक क्या है? तो हमारा एडजेक्टिव है उदासीन, जिसका मतलब होता है। तो चलिए बढ़ते हैं। इसकी पहली हमारा इसका पहला सब्स्टिट्यूशन क्या है? तो ये पहला सब्स्टिट्यूशन है अ पॉलिसी दैट सेग्रीगेट्स पीपल ऑन द बेसिस ऑफ रेस। बेसिस ऑफ रेस, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, उसे क्या कहा जाता है? ये देखिए, पॉलिसी ऑफ रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ये बॉयकॉट अपार्थाइड, मतलब नस्लीय भेदभाव करने वाले लोगों को बॉयकॉट करने वाला ये कोई आंदोलन है, उसका हमें पिक्चर यहां पे दिखाई दे रहा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जिम क्रो कह सकते हैं, प्रेजुडाइज कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? अपार्थाइड तो है, पर इसके अलावा इसको कुछ वर्ड्स है। जिम क्रो कह सकते हैं या रेसिज्म कह सकते हैं, रेसिज्म कह सकते हैं। इधर लिखता हूं मैं थोड़ा सा इसको ना, जिम क्रो कह सकते हैं, डिस्क्रिमिनेशन कह सकते हैं, रेसिज्म कह सकते हैं, RECI, रेसिज्म कह सकते हैं। तो ये जो है, ये इसके क्या हुए? हमारे सिनोनिम्स हुए, इतना हमें याद रखना है। प्रिजुडाइज, बायोगेट्री भी कह सकते हैं, प्रिजुडाइज, बायोगेट्री भी कह सकते हैं। मतलब किसी इंसान के प्रति, किसी समूह के प्रति एक मतलब गलत भावना अपने दिमाग में होना, डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच होना, उसे हम बायोगेट्री कहते हैं। इतना याद रखना है सभी लोगों ने। ये हो गए सारे के सारे इसके सिनोनिम। तो यहां पे अगर हम एंटी लगा देते हैं इनके सामने, तो ये बन जाता है इसका एंटीनम्स, एंटी रेसिज्म, एंटी बायोगेट्री, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये बन जाएगा इसका एंटीनम्स। इतना याद रखना है। तो मैं यहां पे कुछ लिख भी देता हूं, एंटी रेसिज्म, एंटी डिस्क्रिमिनेशन, तो ये हो गए इसके एंटोनिम्स और ये हो गए उसके सिनोनिम्स। हमें याद होने चाहिए, इसीलिए मैं ये यहाँ पे अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग वन वर्ड इन सब्स्टिट्यूशंस को दे रहा हूँ। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ के, अ सेट ऑफ रूम्स फॉर्मिंग वन रेसिडेंस इन अ बिल्डिंग, उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है अपार्टमेंट। दौड़ के आपके सामने आ गया। चलिए नेक्स्ट वाला वर्ड देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट वाले स्क्रीन पे हमें दिखा रहा है शोइंग और फीलिंग नो इंटरेस्ट, इंथुजियाज्म और कंसर्न। कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई इंथुजियाज्म नहीं है, बस है इसीलिए है। तो उसे हम क्या कहेंगे? तो उसे देखिए, ये अगेन ये वर्ड में हमने पहले देखा है अपैथेटिक। क्या है वो? अपैथेटिक है। अपैथी, इसका एडजेक्टिव क्या हुआ? अपैथेटिक हुआ है। क्या हुआ है? अपैथेटिक, मतलब उदासीन। क्या हुआ? उदासीन, उदासीनता। ठीक है। वन हु स्टडीज डील्स, वन हु स्टडीज और डील्स एंटिक थिंग्स, कोई बंदा एंटिक चीजों को अगर बेचता है, खरीदता है या उनके बारे में पढ़ाई करता है, पढ़ता है, अभ्यास करता है उसके बारे में, तो उसे एंटीक्वारियन कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीक्वारियन, मतलब पुरातात्विक। क्या कहते हैं उसे? पुरातात्विक कहा जाता है। द एग्जैक्ट अपोजिट, किसी चीज के एग्जैक्ट अपोजिट कोई चीज होती है तो उसे कहते हैं एंटीथेसिस। क्या कहते हैं? एंटीथेसिस, मतलब विपरीत, प्रतिवाद, या किसी चीज में जब विरोधाभास होता है तो उसे हम एंटीथेसिस कहते हैं। इतना याद रखना है। उसके बाद में लेट मी चेक द वॉइस, यस, उसके बाद में वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। अब वर्ड्स अब एक दूसरे के अपोजिट होते तो उसे क्या कहा जाता है? एंटोनिम्स कहा जाता है। अभी अभी मैं लिख के दे रहा हूं आपको साथ ही में। तो चलिए देखते हैं। वन हु स्टडीज और डील्स एंटिक थिंग्स, तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे एंटीक्वेरियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? देखिए ये पुरानी चीज,
शायद ये बेचता हो, शायद वो उसको स्टडी कर रहा हो, कोई भी अब उसमें डील करता है या स्टडी करता है उसे एंटिक्वेरियन कहा जाता है, इतना याद रखना है। नेक्स्ट वन जो है द एग्जैक्ट अपोजिट। तो द एग्जैक्ट अपोजिट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? एग्जैक्ट अपोजिट है, जैसा है वैसा ही एग्जैक्ट अपोजिट है। इसी के अपोजिट इधर है, कलर दूसरा है, विरोधाभास है, ठीक है, अपोजिट है। इसने कहा ईस्ट तो ये कहेगा वेस्ट, ये कहेगा साउथ तो ये कहेगा नॉर्थ, एकदम अपोजिट। ऐसी चीजों को ऐसे इसको इस अपोजिटनेस को हम क्या कहते हैं? तो एंटीथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं, इतना याद रखना है। अपोजिट, रिवर्स और इनवर्स जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं हम इसे? तो एंटीथेसिस, अपोजिट, रिवर्स या इनवर्स, ये इसके सिनोनिम है। क्या है? सिनोनिम है, मतलब द एग्जैक्ट अपोजिट। क्या होता है? द एग्जैक्ट अपोजिट, एंटीथेसिस, इनवर्स, रिवर्स, ये इस तरह के इसके क्या हुए हैं? एग्जाम्पल्स हुए हैं, इतना आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। इसका एक एग्जाम्पल और देता हूं। इसका एग्जाम्पल, तुम मेरे साथ आओ या ना आओ, वेदर यू कम विथ मी और नॉट, मतलब आने की भी बात हो रही है और ना आने की भी बात हो रही है, तो एग्जैक्ट विरोधाभास है यहां पे। तो ऐसी चीजों को हम क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं। तुम मानो या ना मानो, मतलब मानने वाली भी बात है और ना मानने वाली भी बात है। इस तरह की चीजों को हम क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? एंटीथेसिस कहते हैं। तुम खाओ या ना खाओ, मतलब खाने के लिए भी खाना भी बोल गया, मतलब खाने के बारे में भी बोल दिया है यहाँ पे और ना खाने के बारे में भी बोल दिया है, तो एग्जैक्ट अपोजिट है, तो इसे भी क्या कहेंगे हम? एंटीथेसिस कहेंगे। तुम पढ़ाई करो या ना करो, मतलब पढ़ाई करने के बारे में भी कहा गया है और ना करने के बारे में भी कहा गया है, तो इस तरह की अपोजिट चीजों को हम क्या कहते हैं? तो एंटीथेसिस कहते हैं, इतना याद रखना है। आई होप ये सभी लोगों को, आप लोगों को समझ में आया है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट वन। तो नेक्स्ट वन जो है वो है हमारा, ये एंटीथेसिस होगा, इसका मतलब तो दिया है वर्ड्स विच आर अपोजिट इन मीनिंग। तो कहा है मैंने हॉट, एक हॉट है तो कोल्ड है, तो एंटीनम्स हो गए, अपोजिट वर्ड हो गए। इसके बारे में ज्यादा एंटीनम्स कहा जाता है इसे, और एंटीनम कहा जाता है लुक फॉरवर्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू मतलब किसी चीज की अपेक्षा करना, मतलब एंटिसिपेट करना, आशा रखना, होप रखना। नेक्स्ट है अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, किसी और मेडिसिन या जहर का जो इफेक्ट होता है, इंपैक्ट होता है, उसे मिटाने वाला जो मिटाने वाले जो चीज होती है उसे क्या कहा जाता है? तो एंटीडोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंटीडोट कहा जाता है, ठीक है। तो एंटीडोट मतलब विषनाशक, जो विष का नाश करे वो विषनाशक, एंटीडोट। नेक्स्ट वन है स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के बीच जब स्ट्रॉन्ग डिसलाइक होता है। स्ट्रॉन्ग डिसलाइक मतलब इसे वो पसंद नहीं करता और उसे यह पसंद नहीं करता। मान लीजिए कि मैं हूं, यहाँ पे सामने कोई खड़ा है, तो ये बंदा मुझे पसंद नहीं करेगा, मैं उसे पसंद नहीं करूंगा, ये गुस्सा करेगा मुझे मेरे पर, मैं उसके ऊपर गुस्सा करूंगा। तो एक दूसरे के प्रति जो तिरस्कार की भावना होती है, द्वेष की भावना होती है, उसे हम क्या कहते हैं? एंटीपैथी कहती है, घृणा कहते हैं, चीड़ कहते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे पहले दिया है लुक फॉरवर्ड टू। क्या दिया है वर्ड? लुक फॉरवर्ड टू। तो इस लुक फॉरवर्ड टू का मतलब क्या होगा यहां पे? तो इस लुक फॉरवर्ड का टू, ये देखिए लुक फॉरवर्ड टू, ये आया ही नहीं संकट, इसने पहले ही छतरी खोल दी। क्यों? क्योंकि उसे पता था कुछ ना कुछ इसने एंटीसिपेट किया था। भागते वक्त छाता खोल के चलो, सामने से कुछ अपने ऊपर हो सकता है, हमला हो सकता है, कुछ आके गिर सकता है, खतरा हो सकता है, तो इसने ये एंटीसिपेट कर लिया था, भाप लिया था। तो भापना तो एंटीसिपेट होता है, तो एंटीसिपेट मतलब किसी चीज को भापना, किसी चीज, कोई चीज होगी ऐसी अपेक्षा, आशा रखना, अपेक्षा रखना या ऐसे भापना, उसे कहते हैं हम एंटीसिपेट। क्या कहते हैं? एंटीसिपेट कहते हैं, इतना याद रखना है। और एंटीसिपेट का मतलब क्या होता है? तो इसे हम इस तरह से भी कह सकते हैं, एंटीसिपेट मतलब फोरकास्ट भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं हम? फोरकास्ट भी कह सकते हैं। तो एक तरह से उसने प्रेडिक्ट किया था। क्या कहा था? प्रेडिक्ट करना भी हम इसे कह सकते हैं, एंटीसिपेट को क्या कह सकते हैं?
प्रेडिक्ट करना था, या इसने अज्यूम कर लिया था भाई ये ऐसा कुछ हो सकता है, तो ये अज्यूम, फोरकास्ट, प्रेडिकेट क्या हुए, ये सारे वर्ड, ये जो एंटिसिपेट यहां पे दिखता है इसके क्या हो सकते हैं, तो सिनोनिम हो सकते हैं, इतना याद रखना है। इसको काउंट ऑन भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, होप भी कह सकते हैं, काउंट ऑन, भरोसा, काउंट ऑन भी कह सकते हैं। अब ये नियर बाय, काउंट ऑन भी कह सकते हैं, अवेट भी कह सकते हैं, क्या हो सकता है, अवेट, ठीक है। तो ये सारे इसके जो है ये सिनोनिम की तरह है, पर अगेन यू नो रिमेंबर व्हाट कंटेक्स्ट से, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, और कंटेक्स्ट के अनुसार हर एक शब्द का वहां पे मतलब बनता है, ये भी हमें साथ ही में क्या रखना है, याद रखना है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इसके आगे, और इसके आगे वाला वर्ड हम देखते हैं। इसके बाद आगे वाला सब्स्टिट्यूशन क्या कहता है, इसके आगे वाला सब्स्टिट्यूशन कहता है अ मेडिसिन टू नलिफाई द इफेक्ट ऑफ पॉइजन और अनदर मेडिसिन, किसी और मेडिसिन के या किसी पॉइजन के इफेक्ट को नलिफाई करने वाला, मिटाने वाला, कम करने वाला जो मेडिसिन होता है, जो औषधि होती है, उस औषधि को हम क्या कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, तो मैंने कहा है एंटीडोट कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एंटीडोट कहा जाता है, इतना याद रखना है। एनेक्डोट और एंटीडोट ये दो अलग अलग शब्द प्रयोग है, इतना भी याद रखना है। नेक्स्ट वन, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक, ये क्या हुआ है, जस्ट लेट मी चेक। ओके, स्ट्रॉन्ग डिसलाइक बिटवीन टू पर्सन्स, अ डीप सीटेड फीलिंग्स ऑफ अवर्जन, दोनों में बहुत मतलब गहरी दुश्मनी है, एक दूसरे के प्रति गहरी घृणा, चीड़ है, उसे हम क्या कहते हैं, तो उसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नहीं, ये इसकी सुनने वाली नहीं है, ये इसके सुनने, चल छोड़ तू भाग यहाँ से। तो ऐसी चीज़ों को, ऐसे फीलिंग्स को हम क्या कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीपैथी कहते हैं, इतना हम लोगों को याद रखना है। एंटीपैथी में मतलब, यहाँ पे एंटीपैथी मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चीड़, घृणा, ये इसके क्या होते हैं, मतलब होते हैं, इसका मतलब होता है एंटीगोनिज्म। तो एंटीगोनिज्म मतलब क्या होता है, तो किसी व्यक्ति के प्रति, इंसान के प्रति घृणा, तिरस्कार की भावना, चीड़ की भावना होती है। उसके बाद में एनिमोसिटी होता है, क्या होता है, एनिमोसिटी होता है, अवर्शन होता है, उसके बाद में एनिमस होता है, क्या होता है, एनिमस होता है, उसके बाद में लोध होता है, एबोरेंस होता है, लोध, एबोरेंस। तो ये क्या है, लोध का मतलब भी घृणा होता है, एबोरेंस का मतलब भी किसी के प्रति घृणा होना होता है, किसी के प्रति चीड़ होना होता है। एंटागोनिज्म भी किसी के प्रति दुश्मनी की भावना, चीड़ की भावना, घृणा की भावना, एंटागोनिज्म होता है। उसके बाद में यहाँ पे अवर्शन दिया है, अवर्शन मतलब किसी के प्रति बहुत तिरस्कार या चीड़ होना। उसके बाद में एनिमोसिटी, एनिमोसिटी का मतलब होता है किसी के प्रति दुश्मनी की, चीड़ की, तिरस्कार की भावना होना होता है। तो ये सारे जो एनिमस का भी मतलब वही होता है। तो ये सारे के सारे यहाँ पे क्या है, सिनोनिम्स है। किसके सिनोनिम्स है, तो एंटीपैथी के है। क्या क्या है सिनोनिम्स इसके, तो यहाँ पे पहला सिनोनिम मैंने लिखा है एंटीगोनिज्म, ठीक है। उसके बाद में दिया है मैंने लोध, उसके बाद में दिया है एबोरेंस, उसके बाद में दिया है एनिमोसिटी, उसके बाद में दिया है अवर्शन, और एक और दिया है एंड दैट इज एनिमस, ये है, ठीक है। इसके अलावा और कुछ वर्ड्स हो सकते हैं क्या इसके सिनोनिम, तो जो जनरली हम यूज करते हैं वो बहुत सारे वर्ड्स हैं। जैसे कि हम कहते हैं इल फीलिंग्स, इल फीलिंग्स, ये वाला जो है इल फीलिंग्स, ये रेगुलरली यूज है, व्हाई डू यू हैव इल फीलिंग्स फॉर हिम, तो ये हेट्रेड। और एक है क्या है, हेट्रेड, किसी के प्रति क्या होना, गुस्सा होना, घृणा की भावना, चीड़ की भावना होना, उसे क्या कहते हैं हम, हेट्रेड कहते हैं। इसको हमें याद रखना है। इल विल भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, इल विल भी कह सकते हैं। इल विल भी मतलब क्या होता है, किसी के प्रति द्वेष की भावना होना, तिरस्कार की भावना होना,
डिसलाइक भी कह सकते हैं, किसी को पसंद ना करना। पसंद तब नहीं करते जब आप उसके प्रति घृणा रखते हो, चीड़ लगते हो। तो ये सारे वर्ड जो है, एंटिगोनिज्म हो गया, लोध हो गया, एनिमोसिटी हो गया, एनिमस हो गया, एबोरेंस हो गया, अवर्शन हो गया, एनिमस हो गया, तो ये सारे, इल विल हो गया, इल फीलिंग्स हुआ, हेट्रेड हुआ, डिसलाइक हुआ, ये सारे के सारे क्या है, तो सिनोनिम है। किसके सिनोनिम्स है? एंटीपैथी के सिनोनिम्स है। इतना याद रखना है आप सभी लोगों को। तो इसका सिनोनिम क्या होगा? तो गुड फीलिंग्स हो सकता है, गुड फीलिंग्स हो सकता है, लाइक हो सकता है। देखिए हम इट डिपेंड्स अपॉन कि वो दिया क्या है, ठीक है। लव हो सकता है, किसी के प्रति लव भी हो सकता है, क्योंकि चीड़ के प्रति लव ना, उसका एंटीनम क्या हो जाता है? लव हो जाता है। तो ये सारे एंटीनम्स है, गुड फीलिंग्स, लाइक, लव, ये किसके एंटीनम्स है? तो ये एंटीपैथी के ये है। अफिनिटी हो सकता है। देखिए ये हो गए इसके, इधर लिख देता हूं मैं, इसको अच्छे से लिख देता हूं ताकि आपको भी समझ में आए। तो यहां पे मैंने लिया इल फीलिंग्स और इल फीलिंग्स, इल विल, यस, इल विल, the hatred, dislike, distaste। अब इसके एंटीनम्स क्या है? तो इसके जो एंटीनम्स है उसमें आएगा लाइकिंग, लविंग, या लाइकिंग का लाइक, लविंग का लव, अफिनिटी, लगाव होना किसी चीज से। अफिनिटी का मतलब होता है किसी चीज से क्या होना? लगाव होना। तो लगाव होना, तो लगाव तभी होता है जब आपको उस व्यक्ति के प्रति, चीज के प्रति प्रेम की भावना हो, आदर की भावना हो, अच्छी भावना हो, घृणा की भावना हो, तो अफिनिटी नहीं हो सकती। इतना हमें याद रखना है। फिर रैपो भी हो सकता है, इसका सिनोनिम क्या हो सकता है? और एक रैपो। रैपो का मतलब क्या होता है? किसी चीज के प्रति अपनापन होना, नजदीकी होना, या नजदीकिया के लिए क्या वर्ड यूज किया जाता है? तो रैपो वर्ड यूज किया जाता है। इतना याद रखना है, ठीक है। अफिनिटी मतलब लव, मैंने पहले कहा है। अफिनिटी का मतलब क्या होता है? प्यार, किसी चीज के प्रति प्यार, प्रेम। रैपो नजदीकिया जिसे हम कहते हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारे इसके अपोजिट है, इसके सिनोनिम नहीं है। सिनोनिम इधर दिए हैं मैंने, कौन से दिए हैं ये आपके सामने है। चलिए आगे बढ़ते हैं अभी। तो आगे और हमें 3 मिले हैं और ये लास्ट वाले 3 हैं, इनको पढ़ेंगे और रुकेंगे। तो पहला सब्स्टिट्यूशन है कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरीज एटसेट्रा दैट हैव बीन रिटन by different people and published in one book or published together in a book। मतलब अलग अलग राइटर्स, अलग अलग पोएट्स जब अपनी पोएट्री या अपने आर्टिकल्स एक ही किताब में छपवाते हैं, तो ऐसी किताब को हम क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं, साहित्यिक संग्रह कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, जो मानव के इवोल्यूशन के बारे में स्टडी करता है या मानव के उत्क्रांति की स्टडी करता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं, मानव शास्त्री कहते हैं, ठीक है। उसके बाद में द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीफ्स। तो इस अब स्टडी करने वाला, ऐसी स्टडी मतलब मानव के उत्क्रांति की स्टडी करने वाला जो होता है वो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होता है, और मानव के उत्क्रांति की जो स्टडी होती है उसे हम एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं, मतलब मानव विज्ञान कहते हैं। इतना याद रखना है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। तो यहां पे हमारा जो नेक्स्ट वन है, अ कलेक्शन ऑफ पोएम, स्टोरीज एटसेट्रा दैट हैव बीन रिटन बाय डिफरेंट पीपल एंड पब्लिश टुगेदर इन अ बुक, उसे क्या कहा जाएगा? मतलब अलग अलग पोएट्स, ऑथर्स अपनी आर्टिकल्स या पोएम्स एक किताब में जब छपवाते हैं तो उसे एंथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंथोलॉजी कहते हैं। तो ये है ग्रेट इंडियन पोएम्स, ये अब कुछ तो है, इनकी किताब है कोई तो भी, उनकी एक तस्वीर है, इतना याद रखना है, उसे कहते हैं एंथोलॉजी। वन हु स्टडीज द इवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, मतलब मानव की उत्क्रांति की
जो पढ़ाई करता है कि मानव की उत्क्रांति कैसे हुई है, ऐसे पढ़ाई करने वाले को, मानव के उत्क्रांति की पढ़ाई करने वाले को हम क्या कहते हैं? मानव शास्त्री, मतलब एंथ्रोपोलॉजिस्ट। क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजिस्ट कहते हैं। इतना याद रखना है भाई, इसने देखा है, ये पूरा का पूरा स्केलेटन आपको देख रहा होगा, देख रहे कब का है, कितना है, कार्बन डेटिंग वगैरह वगैरह वगैरह, फिर पता चलेगा 300 साल पुराना, 500 साल पुराना, 5000 साल पुराना, 6000 साल पुराना, कब का स्केलेटन है ये। ठीक है, तो उसके बाद में ये होगा एंथ्रोपोलॉजिस्ट। तो ऐसी पढ़ाई जो होती है, द स्टडी ऑफ ह्यूमन रेस स्पेशली ऑफ इट्स ओरिजिन, डेवलपमेंट, कस्टम्स एंड बिलीव्स, तो ऐसे पढ़ाई को हम मानव विज्ञान कहते हैं, मतलब एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इतना याद रखना है कि भाई यहाँ से हमारी शुरुआत हुई थी, तो ऐसे ऐसे जाके हम यहाँ तक आए हैं, कंप्यूटर तक आए हैं। तो ये प्रगति, ये उत्क्रांति कैसी हुई, इस उत्क्रांति का ये जो उत्क्रांति होती है, इसकी जो लर्निंग ब्रांच होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इतना याद रखना है गाइज। आई होप मैंने आज जो आप लोगों को वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन दिए हैं, सभी लोगों को समझ में आए हैं। किसी को अगर ऐसे लगता है कि और कुछ एडिशन होना चाहिए, तो मैंने लास्ट लेक्चर में ही कहा था, जस्ट मेक श्योर यू कमेंट बिलो कि सर कोई ऐसी चीज़ भी क्या हम यहाँ पे कंडक्ट कर सकते हैं, तो आई विल डेफिनेटली थिंक अबाउट इट। तो चलिए आज के लिए यहीं तक, मिलेंगे हम कल के लेक्चर में। कल के लेक्चर में और कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन लेके आएंगे, उसे पढ़ेंगे। क्वेश्चंस अभी बाकी है, क्वेश्चंस तो मैंने कंडक्ट किए नहीं है। अपना एक यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद संगपाल सर, ये जो अपना यूट्यूब चैनल है, ऐसा ही हमारा संगपाल सर्स इंग्लिश पॉइंट, ये टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन करके रखिए। उसके ऊपर प्रैक्टिस के लिए आपको बहुत सारे सवाल मिलते रहेंगे। और हमारा एक अभी तो फिलहाल में हमारा एक एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, माई करियर एकेडमी। ठीक है, उसका नाम मुझे चेंज करना था, अभी तक हुआ नहीं है, पर माई करियर एकेडमी से अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे, उसे भी डाउनलोड कर लीजिए। अभी तक हिंदी वाला कोई कोर्स वहाँ पे मैंने अपलोड नहीं किया है, पर आज से हिंदी वाला, शाम से एक हिंदी वाला कोर्स उसके ऊपर अपलोड होना शुरू हो जाएगा, जिसमें मैं एसएससी सीजीएल की बैच लूँगा, CHSL वाली बैच लूँगा, MTS के लिए कुछ वहाँ पे वीडियोस होंगे, कुछ नहीं मतलब बहुत सारे वीडियोस होंगे। तो कुछ कोर्सेज जो है MTS के, CHSL के, CGL के, कुछ कोर्सेज बैंकिंग के वहाँ पे आज से अवेलेबल शुरू होना हो जाएंगे। तो उस एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कीजिए। अगर कोई क्वेरी होती है तो मेरा नंबर दिया है 7972669517, यू कैन कॉल मी। और अगर ये लेक्चर आप लोगों को पसंद आ रहा है और आपको लग रहा है कि इट कैन बी यूजफुल, तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और आपके कोई दोस्त है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की पढ़ाई कर रहे हैं, SSC की पढ़ाई कर रहे हैं, CGL की कर रहे हैं, CHSL की कर रहे हैं, बैंकिंग की कर रहे हैं, तो मेक श्योर उन्हें भी ये चैनल जो है वो रेफ़र कीजिए, ताकि उनको भी अपने पढ़ाई में, वोकैबुलरी में हेल्प हो। थैंक यू वेरी मच गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टेक केयर, once again wish you a very happy new year.